अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला जारी किया गया और इस फैसले के 9 मई के तनाजुर में इसके क्या असरात होंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कारकुन थे, क्या वो भी इस फैसले की जद में आएंगे या नहीं। इस फैसले में अदालत की जानिब से आज क्या अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बुनियादी तौर पर ये दो दरख्वास्त गुजार थे। एक आज़ाद मिन्हास जिन्होंने 14 नवंबर 1971 को पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया और ये 6 जुलाई 1995 को ये कर्नल के ओहदे पर इनको तरक्की दी गई। दूसरे दरख्वास्त गुजार इनायतुल्लाह ख़ान थे। ये भी 1971 में काकूल से इन्होंने जो तालीम थी फ़ौज से मुतल्लिक वो मुकम्मल की और इन्होंने भी कमीशन हासिल किया। इनायतुल्लाह ख़ान और आज़ाद मिन्हास को 26 सितंबर 1995 को दीगर अफसरान और अहलकारों के साथ हिरासत में लिया गया। बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ाम उस वक्त उन तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ सामने आया था वो ये था कि वो उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते थे। ये जो दो दरख्वास्त गुजार हैं, आज़ाद मिन्हास और इनायतुल्लाह ख़ान, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्हें इस साजिश का इल्म था। ये बराह रास्त इस साजिश में मुलव्विस नहीं थे, लेकिन इन्हें इस साजिश का इल्म था कि कुछ लोग फ़ौज के अंदर से वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। इस तमाम तर साजिश के जो सरबराह थे वो मेजर जनरल जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी उनका नाम लिया जाता है कि वो इस तमाम साजिश के मास्टरमाइंड या सरगुना थे। ये इन दोनों अफसरान को खुफिया इदारों की जानिब से तहवील में लिया गया, इनसे तफ्तीश की गई और इन दोनों अफसरान पर आर्मी एक्ट के तहत 5 इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें रियासत के साथ बगावत। पहला इल्ज़ाम यह था कि रियासत के साथ बगावत और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने का एक इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया। दूसरा इल्ज़ाम इनके ऊपर यह था कि इन्हें साजिश का इल्म था, लेकिन इन्होंने फ़ौज की जो आला क़यादत या अफसरान थे उन्हें इस हवाले से आगाह नहीं किया। ये 3 मुख्तलिफ मुल्ज़मान थे जिनके ख़िलाफ़ यही इल्ज़ाम था। एक मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर भी यही इल्ज़ाम था। कर्नल आज़ाद मिन्हास, इनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया कि इनको साजिश का इल्म था, लेकिन इन्होंने बर वक्त अपनी जो आला हुकाम थे उनको आगाह नहीं किया। कर्नल इनायतुल्लाह ख़ान के ऊपर भी यही इल्ज़ाम था। जबकि जो 5वां इल्ज़ाम था वो ये था कि फ़ौज के अंदर किसी एहलकार को वरगलाना या उसकी कोशिश करने का एक इल्ज़ाम था और मुल्ज़मान पर यह एक इल्ज़ाम भी लगाया गया कि GHQ के जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एक अफसर थे कर्नल इकबाल, इन्होंने उनको भी इस साजिश में अपने साथ मिलाने की कोशिश की, उनको वरगलाने की कोशिश की और मुल्ज़मान ने कर्नल इकबाल को पाक फ़ौज का जो मवासलाती निज़ाम था उसको नकारा करने की जो है वो उसकी कोशिश की। इसके अलावा जो उन्होंने ये भी कोशिश की कि कर्नल इकबाल साहब अगली जो साजिश है वो उसमें भी उनके साथ शामिल हों। ये 5 बुनियादी इल्ज़ामात इनके ऊपर आयद किए गए थे। दरख्वास्त गुजारों ने 1996 में आर्टिकल 184(3) के तहत अपनी गिरफ्तारी को आइनी अदालतों में चैलेंज किया, लेकिन इसके अलावा कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ भी अपील जो 14 मई 1996 को मुस्तरद की गई, मतलब कि जो कोर्ट मार्शल इनके ख़िलाफ़ किया जा रहा था फ़ौज के अंदर, उसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई, लेकिन वो भी 14 मई 1996 को मुस्तरद कर दी गई। जब इन दोनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ट्रायल चला तो दोनों पर तीसरा और चौथा इल्ज़ाम भी साबित हुआ। यानी कि बुनियादी जो मरकज़ी इल्ज़ाम था वो ये था कि ये एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने की जो साजिश थी उसमें मुलव्विस थे। लेकिन जब तहकीकात हुई, तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि ये दोनों मुल्ज़मान बराह रास्त उस साजिश का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन्हें इस साजिश का इल्म था और ये उस साजिश के बारे में अपने आला जो फ़ौजी अफसरान थे उनको बताने में ये नाकाम रहे। तो ये जो तीसरा और चौथा इल्ज़ाम था, एक इल्ज़ाम आज़ाद मिन्हास के ऊपर था जो तीसरा इल्ज़ाम था, चौथा जो इल्ज़ाम था वो
कर्नल इनायतुल्लाह खान के ऊपर था और ये इल्ज़ामात साबित हुए कि इन्हें साजिश का इल्म था, लेकिन इन्होंने फ़ौज को बर वक्त उस साजिश के बारे में आगाह नहीं किया। 30 सितंबर 1996 को इन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। इसके अलावा दोनों जो अफसरान थे उनको बरतरफ करने के साथ 2 साल और 4 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा भी सुनाई गई। इस सज़ा की तौसीक उस वक्त के आर्मी चीफ़ की जानिब से भी की गई और वो तारीख थी 18 अक्टूबर 1996, यानी कि 18 अक्टूबर 1996 को आर्मी चीफ़ ने इनकी सज़ाओं की तौसीक की। 1997 में इन्होंने कोर्ट ऑफ अपील में एक अपील दायर की, लेकिन इनकी वो अपील भी मुस्तरद कर दी गई। इसके अलावा जब इनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, सज़ा सुना दी गई, तो सज़ा के बाद आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी में इनके जो प्लाट दिया जाता है फ़ौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद, वो प्लाट भी इनका मनसूख कर दिया गया। आज़ाद मिन्हास जो थे इसमें एक दरख्वास्त गुजार, उनकी जानिब से 2010 में लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई जो 2015 में खारिज कर दी गई, यानी कि 1997 से लेकर 2010 तक 13 साल तक ये मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और फिर 2010 में इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की और 5 साल के बाद यानी 2015 में वो अपील भी खारिज कर दी गई। केस की समाअत के दौरान यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों अफसरान ने खुद दलाइल दिए। हमने इस केस की कई समाअतें कवर की। गुज़श्ता साल 15 फरवरी 2022 को इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया, जो तकरीबन 19 माह के बाद अब जाके आज यानी ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया 12 सितंबर के रोज़। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो दोनों दरख्वास्त गुजार थे उनका मौक़िफ़ ये था कि जब पहला इल्ज़ाम लगा तो उन पर कोई दूसरा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता था, यानी कि एक इल्ज़ाम जब लग जाए तो फिर कोई दूसरा इल्ज़ाम इनके ऊपर नहीं लग सकता था। ये इनका मौक़िफ़ था। इस्तग़ासा की ज़िम्मेदारी थी कि वो मरकज़ी इल्ज़ाम साबित करता दूसरे चार्ज पर, मतलब कि जब एक इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा तो वो इनका मौक़िफ़ ये था कि एक इल्ज़ाम जब इनके ऊपर लग गया तो फिर पहले वो इल्ज़ाम साबित होना चाहिए था, बजाय इसके कि उसके साथ ही इनके ऊपर कोई दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया जाता या कोई दूसरा चार्ज इनके ऊपर फ्रेम किया जाता। इसके अलावा इन दोनों दरख्वास्त गुजारों का ये भी मौक़िफ़ था कि आर्मी एक्ट के तहत जो इल्ज़ाम है वो गैर कानूनी है। फ़ौजी अदालत का फ़ैसला इन्होंने बदनीयती पर मबनी करार दिया और उसको दायरा इख्तियार से भी तजावुज़ के मुतरादिफ़ करार दिया। इसके अलावा इनका ये भी मौक़िफ़ था कि फ़ौजी अदालत में ये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और वो फ़ोरम जो है वो भी मुनासिब नहीं था, इसलिए फ़ौजी अदालत का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा अपने केस के दौरान इन्होंने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि आर्मी हाउसिंग स्कीम में इनको जो प्लाट मिलना था उसकी तनसीख का जो अमल है, जो उसकी मनसूखी उस प्लाट की गई, कैंसिल किया गया, वो एक गैर कानूनी अमल है जिसकी कोई कानूनी तौजीह मौजूद नहीं है। प्लाट मनसूख करना आइन के आर्टिकल 13 से मुतसादिम भी इन्होंने करार दिया। इसके अलावा इन्होंने जो केस की समाअत के दौरान जो हुकूमत के वकील थे एडिशनल अटार्नी जनरल, उन्होंने अपना मौक़िफ़ यूँ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 के तहत चार्ज किए गए कोई भी मुल्ज़िम किसी मुल्ज़िम पर कोई दूसरा इल्ज़ाम भी आयद किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोर्ट मार्शल की तमाम कार्रवाई फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ के असूलों के मुताबिक थी। पाक फ़ौज किसी भी एहलकार के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाए। फ़ौज का अपना एक अलग मैकेनिज़्म है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि नौकरी से बरतरफी के बाद प्लाट का हक ख़त्म हो जाता है, यानी अगर फ़ौज में किसी एहलकार को या किसी अफसर को नौकरी से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने की बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ किया जाए तो फिर जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद या नौकरी ख़त्म होने के बाद जो मराहत मिलती हैं, वो उन तमाम मराहत से भी महरूम हो जाता है। इसके अलावा फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 के मुताबिक किसी अफसर, जूनियर कमीशन्ड अफिसर और वारंट अफिसर पर इस कानून का इतलाक़ होता है। दोनों अफसरान फ़ौज में उस वक्त हाजिर सर्विस थे जब उनके ख़िलाफ़ ये केस बनाया गया। तफ्तीश के दौरान दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित हुआ, इसलिए बदनीयती का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। फ़ौज के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत ही हो सकती है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजारों की ये दलील भी दुरुस्त नहीं कि कोर्ट मार्शल इख्तियारात का के जो फ़ौजी अदालत है उसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इसके अदालत ने इनके इस मौक़िफ़ को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर किसी अफीसर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी किसी भी सोर्स से आई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में फ्रॉम एनी सोर्स लिखा है, यानी कि कोई भी फ़र्द अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि कोई अफीसर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है तो फिर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उस मुतलका अफीसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से आती है ये किसी एहलकार की जानिब से भी हो सकती है जिसकी जो वेयर अबाउट्स है या जो उसका मकाम है उसका इल्म ना हो, नामालूम मकाम हो, या कोई ऐसे जो फ्यूजिटिव हों, जो कानून से भागे हुए लोग हों, अगर वो भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी उस मुतलका अफीसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वो तमाम अफराद जो हैं वो आर्मी एक्ट के दायरा इख्तियार के अंदर आने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि अदालत उज़्मा 2015 में करार दे चुकी है कि मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। मुलजिम फ़ौज की, यानी कि जब ट्रायल चल रहा होगा तो उस दौरान मुलजिम फ़ौज की हिरासत में ही रहेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा सिविलियन जो फ़ौज के साथ या फ़ौजी एहलकारों के साथ जंग करता हुआ या लड़ाई करता हुआ मुलव्वस पाया जाए, जैसे कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जैसे हालात ख़राब हैं, मुल्क में मुख्तलिफ ऑपरेशन हो रहे हैं, TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए जाते हैं, तो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वाला कोई भी फ़र्द उसके ख़िलाफ़ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि जो आइनी अदालतें हैं, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो फ़ौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सज़ा का जायज़ा ले सकती हैं। अगर वो सज़ा बदनीयती पर मबनी हो, जो कि नुक्ता दौरान समात उठाया जाए, तो फिर अदालतें फ़ौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सज़ा का जुडिशल रिव्यू कर सकती हैं। या एक नुक्ता ये उठाया जाए कि फ़ौजी अदालत ने जो गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं किया, तो उस सूरत में भी जो आइनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो फ़ौजी अदालतों के सज़ा का जायज़ा ले सकती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मौजूदा केस है जो दोनों साबिक अफसरान की जानिब से दायर किया गया, इसमें बदनीयती का कोई अंसर नज़र नहीं आता, इसलिए फ़ौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सज़ा को गैर मुतलका फ़ोरम भी करार नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी रद्द किया है कि जो मज़कूरा केस है इसमें बुनियादी हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी हुई है। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की जानिब से भी इसकी कोई निशानदेही नहीं की गई कि उनके बुनियादी हक़ की किसी तरह से खिलाफ वर्जी हुई है। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फ़ैसले में करार दे चुकी है कि आर्मी एक्ट को आर्टिकल 8 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन A के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी आर्मी एक्ट को किसी जो आइनी अदालत है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको आईन पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फ़ौजी अदालतों में किसी फ़र्द के ट्रायल से तयशुदा जुडिशल प्रिंसिपल मुतासर नहीं हुआ। आर्टिकल 10A के तहत भी आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दो ऐसे आइनी जो शिके हैं उसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में देते हुए कहा है कि आर्टिकल 8(3)A के तहत और आर्टिकल 10A के तहत आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरकज़ी इल्ज़ाम साबित ना होने की सूरत में किसी दूसरे इल्ज़ाम में मुलज़िम को सज़ा सुनाई जा सकती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्मी एक्ट में ये तसव्वुर नया नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलज़मान पर मरकज़ी इल्ज़ाम के अलावा दीगर इल्ज़ामात आयद किए गए थे और मुलज़मान को इसका मुकम्मल इल्म था, यानी कि वो इस बात का इल्म रखते थे कि उनके ऊपर सिर्फ
बगावत का हिस्सा, ये जो साजिश थी उसका हिस्सा बनने का इल्ज़ाम नहीं बल्कि दीगर इल्ज़ामात भी उनके ऊपर आयद किए गए। और वो जब ट्रायल चल रहा था तो उन तमाम इल्ज़ामात का जो दरख्वास्त गुजार हैं वो इल्म रखते थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर एक मुल्ज़िम पर एक इल्ज़ाम लगे और शवाहिद से कोई दूसरा इल्ज़ाम भी साबित हो तो वो दूसरे इल्ज़ाम का जो सज़ा है वो भी उस मुल्ज़िम को दी जाएगी। यानी कि एक इल्ज़ाम लगा, जैसे कि पहले जो मरकज़ी इल्ज़ाम था इन दोनों दरख्वास्त गुजारों पर वो ये था कि ये इस साजिश का हिस्सा थे, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये उस साजिश का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन्हें उस साजिश का इल्म था और इन्होंने अपने आला अफसरान को इस हवाले से आगाह नहीं किया। तो वो जो दूसरा इल्ज़ाम बाद में लगा कि ये साजिश का इल्म रखते थे, तो उसी इल्ज़ाम के तहत फिर इनको फ़ौजी अदालतों की जानिब से सज़ा सुनाई गई, नौकरी से बरतरफ किया गया, इनको 2 साल और 4 साल की जो कैद बामुशक्कत थी वो सुनाई गई, और जो आर्मी हाउसिंग स्कीम के में इन्हें जो प्लाट मिलना था वो भी मनसूख किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मरकज़ी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन दूसरे इल्ज़ाम में इन पर जुर्म साबित होता है। मुल्ज़मान ने मुतबादिल इल्ज़ाम को भी किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। अगर किसी मुल्ज़िम पर लगाया गया इल्ज़ाम साबित ना हो लेकिन वो किसी दूसरे इल्ज़ाम की जद में आता हो तो उसको उस दूसरे इल्ज़ाम या मुतबादिल इल्ज़ाम के तहत सज़ा सुनाई जा सकती है। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 199 के तहत कोई भी मुतासरा फरीक आला अदालतों का दरवाज़ा खटका सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बदनीयती यानी कि कुछ जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके तहत अदालतें जायज़ा ले सकती हैं, उसके मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बदनीयती, कानून के गलत इस्तेमाल और गैर मुतलका फोरम के जो ग्राउंड्स हैं उसके तहत फ़ौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सज़ाओं का जायज़ा ले सकती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि मुल्ज़मान, एक मुल्ज़िम जो है उन्होंने 3 साल की ताख़ीर से और दूसरे एक दरख्वास्त गुजार ने 3 साल की ताख़ीर से और जो दूसरे दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने 13 साल के वक्फे के बाद ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। उन्होंने इसके अलावा अदालती फ़ैसले में कहा गया कि ये तयशुदा बात है कि जब किसी फ़ौजी एहलकार को नौकरी से बरतरफ किया जाता है तो उसकी तमाम जो मराहत हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के तहत ये कार्रवाई की गई थी और वो उसके मुर्तकब पाए गए, उनको सज़ा सुनाई गई। इसलिए जो पेंशन हो या प्लाट समेत जो दीगर मराहत हैं वो उसके मुस्तहिक भी नहीं है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दरख्वास्त गुजारों की जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी हैं। अब एक अहम नुक्ता ये पैदा होता है कि क्या इस फैसले का इतलाक़ 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान पर भी होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक उठाया गया था कि क्या ये जो मुल्ज़मान हैं, ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, इन्होंने किसी फ़ौजी एहलकार को भी इस हवाले से सीड्यूस करने या वरगलाने की कोशिश की। तो अभी तक जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला है उसमें अभी तक जो हुकूमत के वकील थे अटार्नी जनरल वो ऐसे कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके जिससे ये बात साबित हो कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या जो फ़ौजी हैं उनके दरमियान कोई ऐसा नेक्सस या गठजोड़ सामने आया हो जिसके तहत ये साबित किया जा सके कि इन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे इनको फ़ौज के अंदर से भी किसी किस्म की कोई हिमायत हासिल थी। अब जो सेक्शन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का 21D2 उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको चार्ज किया गया है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई ठोस शवाहिद ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं किए गए जिससे उस गठजोड़ को जो गठजोड़ का जो एक ग्राउंड है वो साबित होता। तो इस कानून का या इस जो अदालती फ़ैसला आया है इसका बज़ाहिर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके ऊपर इतलाक़ होता नज़र नहीं आता। अगर कोई ऐसा गठजोड़ साबित हो जाता, कोई ऐसा नेक्सस साबित हो जाता कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिनका गठजोड़ मौजूद है और उसकी गठजोड़ की मदद से एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, तो फिर यकीनन इस फ़ैसले का इतलाक़
तहरीक इंसाफ के उनका तमाम कारकुनान के ऊपर भी होता जो 9 मई के वाक़यात में इस वक्त फ़ौज की हिरासत में है। ये आज बड़ा एक अहम फ़ैसला था जो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करूँ। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।